जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 22 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा इसका जम्मू कश्मीर में। यानी खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। तो जो जम्मू कश्मीर में डल झील है वहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है। और खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025 का जो आयोजन होगा ये 21 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक किया जाएगा। इसका शुभंकर यानी मस्कट क्या है? हिमालय किंग फिशर। इसका उद्देश्य है यानी इन खेलों का उद्देश्य है जम्मू कश्मीर की संस्कृति और पारिस्थितिकी का उत्सव मनाना और खेलो इंडिया की जो पॉलिसी है उसके तहत जल क्रीड़ाओं को बढ़ावा देने यानी वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ये खेल आयोजित किए जा रहे हैं। इनका आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण और जम्मू कश्मीर खेल परिषद के द्वारा किया जा रहा है। कुल एथलीट हैं इसमें 500 से अधिक और इसमें 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुए हैं। इस प्रतियोगिता में जो खिलाड़ी हैं वो हैं 400 से ज़्यादा। कौन कौन से खेल इसमें शामिल किए गए हैं? तो नौकायन, कैनोइंग और कयाकिंग ये खेल इसमें शामिल किए गए हैं। कुल मेडल की बात करें तो इसमें 24 गोल्ड मेडल हैं। इस पॉइंट को भी नोट करें। और दोस्तों इन खेलों के अंतर्गत वाटर स्कीइंग, ड्रैगन बोट और शिकारा रेस जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। खेलो इंडिया के अंतर्गत कुछ और इवेंट आयोजित किए जाते हैं 2025 में, तो उनको भी देख लेते हैं। जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार में किया गया था। तो पटना, गया, राजगीर यहाँ पर इनका आयोजन हुआ था और कुछ प्रतियोगिताएं दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसका विजेता कौन था? महाराष्ट्र। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की बात करें तो ये लेह और गुलमर्ग में आयोजित किए गए थे। भारतीय सेना टॉप पर रही है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की बात करें तो घोगला बीच द्वीप में आयोजित किए गए थे। मणिपुर इसमें टॉप पर रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। हरियाणा टॉप पर रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन जयपुर राजस्थान में किया जाएगा। अभी इनका आयोजन नहीं हुआ है, आने वाले समय में इनका आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन है असम में कितने साल से अधिक उम्र के लोगों का नया आधार कार्ड नहीं बनेगा? आंसर हो जाएगा 18 साल। ठीक है, तो असम में अब 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का नया आधार कार्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसकी घोषणा अभी हाल ही में की गई है। और ये जो नियम लागू किया गया है इसका उद्देश्य क्या है? अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता से रोकना। ठीक है, यानी कि इसका उद्देश्य ये है कि जो अवैध प्रवासी हैं उनको भारतीय नागरिकता ना मिले, इसके लिए एक कदम उठाया गया है। जिन लोगों के पास अभी आधार कार्ड नहीं है उन्हें आवेदन के लिए 1 महीने का समय अभी दिया गया है। और जो SC और ST और चाय जनजाति के लोग हैं और जो 18 साल से अधिक आयु हैं उनके आधार कार्ड नहीं बने हैं तो उन्हें 1 साल तक का समय दिया गया है। ठीक है, तो ये नियम कुछ लागू किए गए हैं असम में। अच्छा, आधार कार्ड की बात कर लेते हैं। तो यह एक विशिष्ट पहचान पत्र होता है, यानी कि इसमें आपको एक यूनिक ID मिलती है 12 अंकों की। और दोस्तों जो आधार कार्ड है वो किसके द्वारा संचालित किया जाता है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसे हम UIDAI के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। वर्तमान में UIDAI के जो CEO हैं वो हैं भुवनेश कुमार और इसके अध्यक्ष हैं नीलकंठ। अगला क्वेश्चन है दुनिया के सबसे दयालु जज माने जाने वाले फ्रैंक कैप्रियो का निधन हो गया है। उनका संबंध किस देश से था? तो जो फ्रैंक कैप्रियो थे वो अमेरिका से संबंधित थे। उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। काफ़ी लोकप्रिय और काफ़ी दयालु जस्टिस माने जाते थे और सोशल मीडिया पर ये काफ़ी वायरल भी होते थे। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है 88 साल की उम्र में। और कैंसर के कारण इनका निधन हुआ है, ये बात भी आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों 1985 से लेकर के 2023 तक रोड आइलैंड के प्रोविडेंस नगर न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने काम किया था। और इसके अलावा उनका एक टीवी शो भी था जिसको ग्लोबली पहचान मिली थी, जिसका नाम था कैच इन प्रोविडेंस। ठीक है, तो ये उनका टीवी शो था। भारत सहित कई देशों में उन्हें दुनिया का सबसे दयालु जज माना जाता था।
हाल ही में हुए कुछ निधन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सलीम अख्तर का निधन हुआ है, जो कि वरिष्ठ उर्दू समाचार वाचक थे। गुलाम नबी शाह का निधन हुआ है, कश्मीरी गायक थे ये। विजय रूपाणी जी का निधन हुआ है, ये पूर्व सीएम थे गुजरात के। M.R. श्रीनिवासन का निधन हुआ है, ये प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक थे। जयंत नार्लिकर का निधन हुआ है, खगोल वैज्ञानिक थे ये। विष्णु प्रसाद का निधन हुआ है, मलयालम अभिनेता थे। के कस्तूरी रंगन का निधन हुआ है, इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। मनोज कुमार जी का निधन हुआ है, ये अभिनेता निर्देशक थे। मनोज भारती राजा का निधन हुआ है, ये एक्टर और डायरेक्टर थे। जॉर्ज फोरमैन का निधन हुआ है, जो कि अमेरिकी मुक्केबाज थे। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा इसका इंडिया। ठीक है, तो इंडिया जो है वो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है। इंडिया ने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। अगर हम बात करें भारत की अक्षय ऊर्जा स्थिति की, तो विश्व रैंकिंग जुलाई 2025 तक की बात करें तो भारत कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा के मामले में चौथे स्थान पर है। पवन ऊर्जा में चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। सौर ऊर्जा में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, तो ये रैंक आप नोट कर सकते हैं। सौर ऊर्जा क्षमता और उत्पादन की बात करें तो सौर ऊर्जा उत्पादन वित्त वर्ष 2024-25 में 1,08,494 गीगावाट घंटा हुआ है, जो कि जापान से अधिक है। सोलर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता यानी सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग जो क्षमता है वो 38 गीगावाट से बढ़कर 74 गीगावाट हो गई है। संचयी सौर ऊर्जा क्षमता जुलाई 2025 तक 119.02 गीगावाट हो गई है। ठीक है, वैश्विक रैंकिंग की बात करें तो सौर ऊर्जा प्रोडक्शन में पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर भारत है, चौथे स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि 5 मिसाइल परीक्षण कहां से किया गया है? आंसर हो जाएगा ओडिशा से। ठीक है, तो ओडिशा से अग्नि 5 मिसाइल परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है। और ये मिसाइल परीक्षण कब हुआ है? 20 अगस्त 2025 को, और ये ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया है। दोस्तों, अग्नि 5 मिसाइल की विशेषता ये है कि ये भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब ये है कि ये मिसाइल एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जा सकती है, और यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली है। इसकी जो रेंज है वो है 5000 किलोमीटर की, और इसकी गति ध्वनि की गति से 24 गुना तेज है। और इसकी जो अधिकतम ऊंचाई है वो है 600 किलोमीटर तक, यानी कि इसकी जो अधिकतम ऊंचाई होगी वो 600 किलोमीटर तक की होगी। यह मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी इसे एक साथ कई टारगेट पर लॉन्च किया जा सकता है। इसका जो पहला परीक्षण हुआ था वो 2012 में हुआ था। यह मिसाइल पाकिस्तान, चाइना, तुर्की जैसे कई देशों तक मार करने की क्षमता रखती है। दोस्तों, यहाँ पर आप अग्नि 5 मिसाइल की रेंज देख सकते हैं। तो ये है इंडिया। अगर अग्नि 5 मिसाइल को चांदीपुर ओडिशा से लॉन्च किया जाता है तो ये यहाँ यूरोप में पोलैंड तक जा सकती है, और तुर्की, रूस, चाइना, पाकिस्तान, सूडान यहाँ तक जा सकती है ये अग्नि 5 मिसाइल। तो इसकी जो रेंज है वो है 5000 किलोमीटर की। दोस्तों, अग्नि मिसाइलों की रेंज देखते हैं तो अग्नि फर्स्ट जो मिसाइल थी इसकी रेंज थी 700 किलोमीटर की, और इसका जो पहला टेस्ट हुआ था ये 1989 में हुआ था। अग्नि 2 मिसाइल की रेंज है 2000 किलोमीटर की, 1999 में इसका पहला टेस्ट हुआ था। अग्नि 3 मिसाइल की जो रेंज है वो है 3000 किलोमीटर की, 2006 में इसका पहला टेस्ट हुआ था। अग्नि 4 मिसाइल की रेंज है 4000 किलोमीटर की, 2010 में इसका पहला टेस्ट हुआ था। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज है 5000 किलोमीटर की, 2012 में इसका पहला टेस्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के अनुसार किस प्रकार के गेमिंग पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है? आंसर हो जाएगा रियल मनी गेमिंग। तो दोस्तों, अभी संसद में ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया है। अब इसको राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाएगा और अब ये कानून बन जाएगा। ये जो बिल लाया गया था ये किस नाम से लाया गया था? प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ
ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। ठीक है, इसका उद्देश्य था रियल मनी गेमिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना, ई स्पोर्ट्स और सामाजिक गेमिंग को बढ़ावा देना और डिजिटल इनोवेशन को प्रोत्साहित करना। दोस्तों, इसमें कौन कौन से गेम्स प्रतिबंधित किए गए हैं? तो जो फैंटेसी स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें पैसे वगैरह लगाए जाते हैं, रमी, पोकर, ऑनलाइन लॉटरी वाले जो गेम होते हैं, इन पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है। खिलाड़ियों को अपराधी नहीं माना जाएगा, यानी कि जो इसमें फंस जाते हैं लोग, उनको अपराधी नहीं माना जाएगा बल्कि पीड़ित के रूप में उन्हें देखा जाएगा। तो ये इस बिल में कहा गया है। अगर इसका यानी कि ये जो कानून बन रहा है इसका पहली बार उल्लंघन होता है तो इसमें अधिकतम 3 साल की जेल है और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। बार बार उल्लंघन होता है तो 5 साल की जेल और 2 करोड़ रुपए का जुर्माना है। तो ये कुछ प्रावधान है इस बिल के। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी के अधिकारियों पर बैन लगा दिया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका के द्वारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के कुछ अधिकारियों पर बैन लगाया गया है। अब ये बैन क्यों लगाया गया है, इसके पीछे का कारण है कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, तो उनके खिलाफ युद्ध अपराधों के आरोपों की सुनवाई में इन अधिकारियों की भूमिका रही है, इसलिए अमेरिका ने इन अधिकारियों पर बैन लगाया है। इसमें निकोलस गुइलो हैं, कनाडा की न्यायाधीश हैं किम्बरली प्रोस्ट और नजहत नसीम खान और मामे मांडियाए नियांग, ये सभी अधिकारी हैं जिन पर बैन लगाया है अमेरिका ने। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या आईसीसी की। तो इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। हैग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है और यह पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण है। इसका उद्देश्य है गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की जांच करना, यानी जैसे उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि कहीं किसी देश में नरसंहार होता है तो ऐसी स्थिति में ये कोर्ट संज्ञान लेगा और उस पर जांच करेगा। इसके जो मेंबर हैं ये हैं 125, लेकिन भारत, अमेरिका, चाइना इसके मेंबर नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, नए प्रस्ताव के तहत भारत में जीएसटी के कौन कौन से स्लैब रहेंगे? आंसर हो जाएगा 5 और 18। देखिए, अभी जो जीएसटी के स्लैब हैं वो हैं 0%, ठीक है, इसके बाद 5%, फिर इसके बाद है दोस्तों 12% और फिर है 18% और फिर है 28%। लेकिन अब कौन कौन से स्लैब रहेंगे? 5% वाला और 18% वाला। ठीक है, बाकी 12 और 28% वाला जो स्लैब होगा वो खत्म होने जा रहा है। इससे क्या होगा कि जो वस्तुएं हैं वो सस्ती होंगी, यानी कि जिन पर 28% जीएसटी लगता था अब उन पर 18% लगेगा। तो इससे क्या होगा कि कुछ राहत मिलेगी और जो 12% जिन पर जीएसटी लगता था उन पर 5% लगेगा। तो इस प्रकार का प्रस्ताव केंद्र सरकार करने जा रही है। इस प्रकार का नियम आगे आने वाले समय में होगा। तो अभी 21 अगस्त 2025 को जीएसटी दरों के सरलीकरण पर बनी मंत्रियों की समिति ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब केवल 2 प्रकार के स्लैब होंगे, 5% और 18% वाला। तो अभी जब आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का 15 अगस्त को भाषण सुना था तो उसमें उन्होंने कहा था कि दीपावली पर कुछ बड़ा तोहफा मिलेगा। तो दिवाली 2025 तक नई दरें लागू हो सकती हैं। नई व्यवस्था की बात करें तो 5% स्लैब आवश्यक वस्तुएं, रोजमर्रा में उपयोग की जाने वाली चीज़ों पर लगेगा। 18% जो स्लैब होगा ये सामान्य वस्तुओं और सेवाओं पर लगेगा। 40% जो विशेष स्लैब होगा केवल चुनिंदा लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं जैसे तंबाकू, ऑनलाइन गेमिंग, इन सभी पर लगेगा। ठीक है, अब बदलाव का असर क्या होगा कि जो 12% स्लैब की 99% वस्तुएं होंगी वो 5% में आ जाएंगी और 28% स्लैब की जो 90% वस्तुएं होंगी वो 18% में शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये बदलाव देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि जो एसी है, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ये वस्तुएं भी अब सस्ती होंगी क्योंकि इन पर टैक्स भी घटेगा। दोस्तों, बात करते हैं जीएसटी की, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर या गुड्स एंड सर्विस टैक्स की। तो कई तरह के टैक्स को खत्म करके पूरे देश में एक ही कीमत पर सामान उपलब्ध कराने के लिए जीएसटी लागू किया जाता है। जीएसटी को लागू करने वाला जो पहला देश था वो था फ्रांस, जिसने 1954 में इसको लागू किया था। भारत 161वां देश था जिसने जीएसटी को लागू किया था। और भारत में जो जीएसटी का जो सुझाव दिया गया था ये विजय केलकर समिति के द्वारा दिया गया था।
और इसका ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता। लोकसभा में इसके लिए बिल 2016 में आया था, अगस्त 2016 में 3 अगस्त को आया था। 8 अगस्त को राज्यसभा में पेश किया गया था और राष्ट्रपति को इसकी मंजूरी मिली थी 8 सितंबर 2016 को। जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। जीएसटी को लागू करने वाला पहला स्टेट था असम और लागू करने वाला अंतिम जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश था वो था जम्मू कश्मीर। जीएसटी परिषद का गठन होता है अनुच्छेद 279A के तहत। जीएसटी के 3 हिस्से होते हैं। CGST जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, SGST या राज्य सरकार के द्वारा, IGST होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाने वाले सामान पर इसको लगाया जाता है। जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं। जीएसटी परिषद की जो अध्यक्ष होती हैं वो वित्त मंत्री होती हैं, ठीक है। तो वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और यूरेशियाई आर्थिक संघ के बीच व्यापार समझौते की संदर्भ शर्तों पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए हैं? आंसर हो जाएगा मॉस्को। तो रूस की राजधानी मॉस्को में भारत और यूरेशियाई आर्थिक संघ के बीच व्यापार समझौते की संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब दोस्तों होना क्या है कि भारत और यूरेशियाई आर्थिक संघ के बीच में मुक्त व्यापार समझौता होना है, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है। तो उसके लिए बातचीत शुरू की जा रही है, तो उसकी शर्तों पर अभी हस्ताक्षर किए गए हैं। तो भारत की तरफ से वाणिज्य विभाग के जो अपर सचिव हैं अजय भादु जी, उन्होंने इस पर सिग्नेचर किए हैं और ये सिग्नेचर किए गए हैं रूस की राजधानी मॉस्को में। यहाँ पर बात हो रही है यूरेशियाई आर्थिक संघ की, तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया। तो इन देशों में भारत अपना व्यापार बढ़ाने जा रहा है। इसका लाभ ये होगा कि निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और जो MSME सेक्टर है उसको भी समर्थन मिलेगा। दोस्तों, मुक्त व्यापार समझौता या FTA या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि एक देश या कई देश मिलकर के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं जिसमें बहुत ही कम शुल्क या बिना टैरिफ के एक दूसरे देश में व्यापार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिनसिनाटी ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। तो स्पेन के जो टेनिस खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्कराज, उन्होंने अमेरिका में आयोजित किए गए सिनसिनाटी ओपन 2025 में मेंस सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है, ठीक है। और उन्होंने किसको हराया है? यानिक सिनर को हराया है। तो यानिक सिनर इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं, तो वो इसमें उप विजेता रहे हैं। तो हुआ क्या था कि जैसे ही फाइनल मुकाबला शुरू हुआ तो जो यानिक सिनर थे उनको कोई बीमारी थी जिसके कारण उन्होंने मैच छोड़ दिया था, जिसके तहत कार्लोस अल्कराज को विजेता घोषित किया गया था। अभी कल ही हमने डिस्कस किया था कि जो सिनसिनाटी ओपन 2025 है इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इगा स्विएटेक ने जीता है, जो कि पोलैंड की हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप हमारे स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, 12 महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिलेगी। और इसके अलावा जो ऐप पर कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन होगा, यहाँ पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। इस बैच को ज्वाइन कर लें, अभी इसमें ऑफर चल रहा है। तो आज़ादी 400 कूपन कोड यूज करके आप इसकी छूट का फ़ायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों, इसकी जो वैलिडिटी है वो है 3 साल की। तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। GK GS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर ही मिलेगा। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इंडिया गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए उम्मीदवार किसे बनाया गया है? वी सुदर्शन रेड्डी। दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 के तहत किस स्थिति में प्रधानमंत्री या मंत्री को पद छोड़ना होगा जब वो 30 दिन हिरासत में रहे? 2025 सिनसिनाटी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? इगा स्विएटेक ने। तो ये महिला एकल का खिताब है। असम के किस स्थान पर भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित करने के लिए लोकसभा में विधेयक पारित हुआ है? गुवाहाटी। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? परशुरामपुरी। दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम आदि कर्मयोगी अभियान कब शुरू किया गया है? 19 अगस्त 2025 को। अच्युत पोतदार कौन थे जिनका निधन हो गया है? अभिनेता। देश की पहली हटाने योग्य सौर पैनल प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया है? वाराणसी।
ICMR द्वारा विकसित डिवाइस का नाम क्या है जो कि ब्रेन सर्जरी और ब्लीडिंग का पता लगाता है? सेरिवो। और दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है जो नागरिकों को घर बैठे शिकायत दर्ज कराने की सुविधा देता है? दिल्ली मित्र। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना किस राज्य में स्थित है जिसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? राजस्थान। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हाल ही में स्थापित स्टैचू डिस्कस करेंगे। तो बिरसा मुंडा की 20 फीट ऊंची प्रतिमा दिल्ली के वांसेरा पार्क में स्थापित की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा जनगणना भवन नई दिल्ली में स्थापित की गई है। 21 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा हैदराबाद में स्थापित की गई है। जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा देहरादून में। तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा फ्रांस के सरगई शहर में स्थापित की गई है। शिवाजी महाराज की प्रतिमा महाराष्ट्र के राजकोट किले में स्थापित की गई है। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थापित की गई है। पाकिस्तान के पंजाब में महाराणा रणजीत सिंह की प्रतिमा फिर से स्थापित की जाएगी। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस 125 फीट जो ऊंची प्रतिमा है डॉक्टर अंबेडकर की, ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई है। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि भारत की पहली ट्रेन कब चली थी, तो ये 1853 में चली थी। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, भारत में GST कब लागू हुआ था? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं और ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर आपको सभी प्रकार की ई बुक मिल जाएंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल है। इसके अलावा GK GS की ये सभी ई बुक भी आपको ऐप पर मिलेंगी, तो इनको भी प्राप्त कर लें।